मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के भीतर सारस के संरक्षण के लिए बीते कई वर्षों से काम कर रही सेवा संस्थान गोंदिया और बालाघाट की वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट वॉलंटियर के साथ ही वन विभाग के अधिकारी और मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की एक कार्यशाला का आयोजन बीते 15 जून को सीसीएफ कार्यालय के निकट वन विभाग के भवन में आयोजित की गई, जिसमें 17 जून को बालाघाट जिले के भीतर आयोजित सारस गणना के विषय में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अभय कोचर और गोंदिया से पहुंचे सावन भास्कर द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। बहुत जरूरी है। अब चूंकि आज जो कार्यशाला थी वो गणना को लेकर के थी, अब बहुतों ने तो सारस देखा भी नहीं है, तो सारस का क्या व्यवहार होता है, हमें गणना के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, सेल्फी खिंचाना है, वो नेक्स्ट के पास तक पहुंच गया ये उसको अपने सोशल मीडिया पे दिखाना है, तो ऐसी चीजें बड़ी प्रभावित करती हैं। और ऐसी चीजों में जैसे आप सभी वर्दी धारक हैं, यदि आप उसकी निगरानी में नियमित पहुंच जाते हैं तो जो ऐसे उपद्रवी तत्व है वो उससे दूर हो जाते हैं। हमको देख के कोई डरने वाला नहीं है। जो नुकसान पहुंचाते हैं बजाय सारस, ये अलग अलग एंगल से फोटो लेने, सेल्फी लेने, कहीं से भी कहीं भी गुजरते हैं, तो किसान सारस से ज्यादा परेशान ना होकर के ये जो रेगुलर आने जाने वाले लोग, तो जैसे जो हमारे लिस्ट में है कि जो सारे संपन्न किसान हैं, मतलब 10 एकड़ से ऊपर के, 5 एकड़ से ऊपर के, 30 एकड़, 40 एकड़, ऐसे ही किसानों की जमीन को कई सालों से चुनता है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो यदि वो किसान के आसपास नदियों में रहता है, जो बालाघाट के आसपास से जो नदियां गई है ये उसका आश्रय स्थान है। हम तो बोलते हैं नदियां उसकी लाइफलाइन है सारस के। तो सारस पक्षी रात को जो वैनगंगा के जो रिवर बेड्स है, रिवर बेड्स जो बोलते हैं, वहां मिलेंगे आपको, पार्क में मिलेंगे, संगम होंगे घिसरी और वैनगंगा का, बाग और वैनगंगा का ये जो स्थान है, ऐसी जगह पे सारस पक्षी रहता है, यानी रात्रि के लिए। अब रात्रि क्यों रहता होगा ऐसा कि उसको पानी के आसपास, क्योंकि वो वेटलैंड बर्ड है, पानी के आसपास रहने वाला बर्ड, तो उसको ऐसा एक सिक्योर सेफ ऐसी जगह चाहिए रहती है जहाँ पे वो रूस्टिंग कर सके। मोस्टली उसकी जो रूस्टिंग नदी में कब से शुरू होती है, जब धान की फसलें कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, से लेके जब तक खेतों में फिर से लग नहीं जाते परे, है ना, खेती फिर से लग नहीं जाती, तब तक वो सारस, यानी समझ लीजिए कि दिसंबर महीने से लेके जून के आखिरी तक, जब तक बारिश अच्छी बढ़ नहीं जाती, तब तक वो सारस नदी में आता है। यानी रात को सारस रहेगा तो नदी में ही रहेगा। हाँ, उसके अलावा अगर कुछ अगर बड़े जलाशय है, बड़े तालाब है, जिनको 12 महीने पानी रहता है और उसका कैचमेंट एरिया भी बड़ा है, जहाँ पे उसके सेफ्टी अगर उसको जहाँ महसूस हो, ऐसी जगह पे भी सारस रहता है। तो अभी जो गणना के लिए जो मोस्टली आप लोकेशन, क्योंकि खेतों में तो पानी भरा होता है और जो मेड़ होती है उसको किसान आने जाने के लिए उपयोग करता है, तो वो मेड़ में ना बना करके ऐसे क्षेत्र में जो बहुत दूर से दिखता ना हो, ऐसी जगह पे नेस्टिंग स्टार्ट करता है और आजू बाजू का सारा कचरा या धान की बाली उसको ढेर करते करते एक टीला बनाता है। फिर कुछ दिन बैठ करके वो आजू बाजू नजर रखता है कि यहाँ पे मुझे देख तो नहीं रहा है और कोई मानवीय हस्तक्षेप तो नहीं। जब वो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे नहीं है, तो या तो उसी नेस्ट पे या उसके करीब एक दूसरी नेस्टिंग करता है। और जनरली देखने में आया है कि वो 2 अंडे एक बार में देता है। लेकिन इस नेस्टिंग करते समय क्या होता है, यदि अधिक बारिश हुई और पानी का यदि लेवल बना तो वो अधिक फसल को इकट्ठा करके वहां टीला बनाता है। तो जैसे एक मान के चलते हैं कि किसान की फसल का 100 बाई 100 या 200। मैं प्रशांत साकरे, एसडीओ चारवा, उत्तर सम्मान वन मंडल बालाघाट। जी बताएंगे किस संबंध में आज यहाँ पर एक कार्यशाला रखी गई थी? आज यहाँ पर आज सारस गणना के संबंध में सेवा संस्थान गोंदिया
और अन्य नेचर वॉलंटियर्स और वन विभाग वनव्रत बालाघाट के द्वारा जो है सारस गणना का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें दिनांक 17 जून को पूरे बालाघाट क्षेत्र में सारस गणना की एक्सरसाइज की जानी है। उसके संबंध में सारस का बिहेवियर पैटर्न, किस प्रकार उसका अधिवास है, हैबिटाट है और गणना के क्या प्रोटोकॉल्स रहने हैं, इसके संबंध में स्टाफ को निर्देशित किया गया और एक परिचर्चा की गई। सर कब तक चलेगी जनगणना? ये परसों की एक्सरसाइज है। एक ही दिन की रहेगी? जी हाँ, 17 तारीख को बालाघाट में हो रही है और 18 तारीख को गोंदिया में आयोजित की जाएगी ये एक्सरसाइज। जी आपका परिचय दीजिए। जी, मैं सावन बहकर, मैं सेवा संस्था अध्यक्ष हूँ। जी कहाँ बताया, से हैं? बालाघाट जिले में जो है जनगणना शुरू हो रही है। पिछले वर्षों में क्या स्थिति रही है और इस बार क्या रहेगी? सारस पक्षी जो है ये खेतों में, नदियों में, तालाबों में रहने वाला जलीय जो रहता है, वेटलैंड्स है ना, ऐसे अधिवास में रहने वाला पक्षी है और अभी ये संकटग्रस्त स्थिति में है। इसको बचाने के लिए अथक प्रयास ये गोंदिया बालाघाट जिले में चालू है। सेवा संस्था, वन विभाग, वन मंडल इसके साथ काम कर रही है। तो सर इस बार क्या क्या फोकस पॉइंट रहेंगे और क्या स्थिति रही पिछले बार जनगणना की? कितने सारस गोंदिया बालाघाट में मिले? हर वर्ष बालाघाट जिले में सेवा संस्था, बालाघाट वन मंडल, साथ ही बालाघाट टूरिज्म काउंसिल, इनके तत्वाधान में ये सारस गणना हर वर्ष की जाती है। तो पिछला जो 2022 की गणना थी, तकरीबन 45 से 50 सारस पक्षी इंडिविजुअल्स ये पाए गए थे और सारस पक्षी अभी संकटग्रस्त स्थिति में है। उसको बचाने के लिए प्रयास शुरू है और सारस गणना उसके एक कंजर्वेशन का ही एक पार्ट है, जिसके आधार पे, गणना के आधार में हम आने वाले समय में सारस के लिए प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए हम नई नीतियाँ तैयार कर सकें और प्रयास कर सकें। क्या लगता है आपको कि एक दिन की गणना में यह पूरी सारसों की गणना हो पाएगी? जैसे कि हमको बताया कि हम थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर हम सारस संरक्षण के लिए हम स्थानिक लोगों के साथ में काम करते हैं। तो जितने सारस मौजूद है, चाहे वो बालाघाट ज़िले में हो, चाहे गोंदिया ज़िले में हो, वो सभी आइडेंटिफाइड है और उनके लोकेशंस भी आइडेंटिफाइड है कि वो कहाँ रूस्टिंग करते हैं, रात्र मुक्काम करते हैं, कहाँ उनके घोंसले बनते हैं। तो ये हमारे पास एक अभ्यास है कि सारस पक्षी कितनी संख्या में है। और एक दिन की जो गणना जो बोलते हैं कि अगर ये एक दिन की प्रक्रिया रहती तो हम इसका एस्टिमेशन नहीं निकाल पाते, बट ये साल भर की प्रक्रिया है, जिसके चलते हम ये एक लगभग जो एस्टिमेशन है सारस का, उसकी संख्या कितनी है, हमको ये पता चलता है। आपकी संस्था लगभग कितने साल? जिसमें सेवा संस्था से ट्रेनर आए थे और यह कार्यशाला में जो भी बीट गार्ड हैं संबंधित क्षेत्र के, उनको सारस की गणना में किस प्रकार से हिस्सा लेना है, क्या क्या करना है, किस प्रकार से इस गणना को अंजाम देना है, उसका एक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। क्या लगता है कि साल दर साल सारस की गणना तो की जा रही है, लेकिन सारस अभी भी संकट में है, उसके बचाव के लिए क्या हो? देखिए, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो भारत बालाघाट में सारस की संख्या बढ़ी है। कुछ जो फैक्टर हैं, जैसे हाई टेंशन लाइन का जाना, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, इन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है और यदि यह कंट्रोल हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक आमूलचूल परिवर्तन सारस की संख्या में दिखाई देगा और निश्चित तौर पर इस पर जागरूकता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। किसानों में भी जागरूकता बढ़ी है, आम नागरिकों में भी जागरूकता बढ़ी है। पहले घोंसले डिस्ट्रॉय कर देना, अंडे को उठा लेना, ये सब आम तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब एक ऐसा वातावरण बना है कि एक आम आदमी के साथ किसान भी इस संरक्षण में सामने आया, जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे। भैया, थाईमेट का एक बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं आप कि आपने स्वीकार भी किया है कि खेतों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बैंड है थाईमेट, उसके बावजूद कृषि केंद्रों में बिक रहा है, इसके लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? देखिए, ये तो प्रशासन का मामला है और ये निश्चित तौर पर हम जब खेतों में घूमते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि थाईमेट का उपयोग आज भी हो रहा है। निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। केवल सारस के लिए नहीं, आम मनुष्य के लिए भी उतना ही घातक है जितना सारस के लिए।